नमस्कार। मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोग से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर पर चर्चा करूंगा। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत साम्राज्य की आर्थिक, सामाजिक एवं सैन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नई राज्य व्यवस्था का विकास हुआ। विजयनगर के शासकों ने दक्षिण की प्रचलित पद्धति को बनाए रखते हुए इसमें आमूल परिवर्तन किए। ग्रामीण प्रशासनिक संस्थाएं बनी रही, किंतु उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। उन पर नौकरशाही एवं सामंती व्यवस्था का नियंत्रण स्थापित हो गया। केंद्रीय प्रशासन। राजा। विजयनगर कालीन प्रशासन में राजा, जिसे राय कहा जाता था, राज्य एवं शासन का केंद्र बिंदु होता था। शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा शासन में गहरी रुचि लेता था एवं साप्तांग विचारधारा के तहत राजा सर्वोपरि होता था। राजा राज्य में न्याय, समता, धर्मनिरपेक्षता, शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करता था। सिद्धांततः उसकी शक्ति असीम थी, किंतु व्यवहारतः वह अनियंत्रित तथा निरंकुश नहीं होता था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि राजा स्वयं को प्रजा के प्रति उत्तरदायी समझता था। व्यापारिक निगम, ग्रामीण संस्थाएं और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी जन समितियां उसकी निरंकुशता के उदय में सबसे बड़े अवरोध थे। राजा के बाद युवराज का पद होता था। राजा अपने जीवन काल में ही युवराज की घोषणा कर उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर देते थे। इसलिए उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष कम होते थे। कभी कभी दो राजा साथ साथ शासन करते थे, जैसे हरिहर एवं बुक्का। इस प्रकार दक्षिण भारत में प्रचलित संयुक्त शासन प्रणाली की परंपरा को विजयनगर के शासकों ने आवश्यकता अनुसार बनाए रखा। अल्पायु राजाओं के लिए संरक्षक नियुक्त किए जाते थे, जो कभी कभी सारी शक्ति स्वयं अपने हाथों में केंद्रित कर लेते थे, जैसे राम राय। यह संरक्षक व्यवस्था साम्राज्य के पतन के लिए भी सहायक सिद्ध हुई। मंत्री एवं नौकरशाही। राज्य परिषद राजा की सलाहकार समिति थी, जो राजा के कार्यों पर नियंत्रण भी रखती थी। राजा राज्य के मामलों एवं नीतियों के संबंध में इसी परिषद से सलाह लेता था। इस राज्य परिषद के अतिरिक्त राजा को परामर्श देने के लिए एक अन्य परिषद भी होती थी। इसमें प्रांतीय गवर्नर, बड़े बड़े नायक, सामंत शासक, व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि आदि शामिल होते थे। इस परिषद के बाद मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रमुख अधिकारी महाप्रधानी या प्रधानमंत्री होता था। मंत्री परिषद में संभवतः 20 सदस्य होते थे। इस मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, मंत्री, उपमंत्री, विभागों के अध्यक्ष तथा राजा के कुछ निकट संबंधी शामिल होते थे। इसमें विद्वान, राजनीति में निपुण, 50 से 70 आयु वाले स्वस्थ व्यक्ति को ही सदस्य के रूप में शामिल किया जाता था। राजा इस मंत्री परिषद की सलाह लेता था, लेकिन राजा इस मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं था। सभा नायक मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते थे। केंद्र में दंड नायक नामक उच्चाधिकारियों का एक वर्ग होता था। इन्हीं में से सेनापति, न्यायाधीश, गवर्नर आदि की नियुक्ति होती थी। सचिवालय। केंद्र में एक सचिवालय भी होता था। इसमें विभिन्न विभाग के प्रधान एवं प्रमुख सहकर्मी रहते थे, जैसे रायसम या सचिव, कर्णिकम अर्थात हिसाब किताब रखने वाले, माननीय प्रधान, गृह मंत्री तथा शाही मुद्रा को रखने वाला मुद्राकर्ता कहलाता था। प्रांतीय प्रशासन। प्रशासनिक सुविधा हेतु साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों, मंडल में बांटा गया था। मंडल का विभाजन कोट्टम या वलनाडु जिला तथा कोट्टम को नाडुओ परगना में बांटा गया था। नाडु को मेला ग्रामों, जो 50 ग्रामों का समूह होते थे, में बांटा गया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ऊर अर्थात ग्राम थी। प्रांतपति के रूप में राज्य परिवार के व्यक्ति प्राय नियुक्त होते थे। प्रांतीय गवर्नरों का मुख्य कार्य राजस्व की वसूली एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना था। प्रांतीय व्यवस्था के साथ साथ न्यायाधिकरण व्यवस्था भी प्रचलित थी। न्यायाधिकरण व्यवस्था। चोल युग एवं विजयनगर प्रशासनिक व्यवस्था के बीच सबसे बड़ा अंतर यही न्यायाधिकरण व्यवस्था है। यह न्यायाधिकरण व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। ये एक प्रकार के सैनिक सामंत थे। इन्हें नायक कहा जाता था। इन्हें वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूमि खंड प्रदान की जाती थी, जिसे अमरम कहा जाता था। इसलिए ये अमर नायक कहलाते थे। नायकों के दो प्रमुख कर्तव्य थे। एक, अमरम से प्राप्त राजस्व का एक निश्चित भाग केंद्रीय खजाने में जमा करना। दूसरा, राज्य के लिए सेना का गठन करना। इसके अतिरिक्त नायकों को अमरम भूमि में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी गई। नायक अपने दो पदाधिकारी केंद्र में रखते थे। पहला, नायक की सेना का सेनापति तथा दूसरा, स्थानपति प्रशासनिक एजेंट। नायकों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक
अधिकारी की नियुक्ति की गई। यद्यपि क्षेत्र विशेष में नायक भी प्रांतीय गवर्नरों के समान काम करते थे, परंतु गवर्नरों से उनकी स्थिति भिन्न थी। गवर्नर प्रांत में राजा का प्रतिनिधि होता था, जबकि नायक मात्र एक सैनिक सामंत। गवर्नरों को प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप स्थानांतरित भी किया जाता था, जबकि नायकों के संदर्भ में ऐसी बात नहीं थी। गवर्नरों की तुलना में नायक को अपने प्रदेश में कहीं अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। गवर्नरों को प्रायः दंड नायक कहा जाता था और अधिकांशतः वह ब्राह्मण हुआ करते थे, परंतु नायक के पद पर ब्राह्मणों की नियुक्ति बहुत कम होती थी। अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करने पर नायक को दंड का भागी बनना पड़ता था। गवर्नर का पद आनुवंशिक नहीं था, जबकि नायकों का पद धीरे धीरे आनुवंशिक हो गए। न्यायांकर व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष: नायकों ने सिंचाई सुविधाओं का विकास कर कृषि विकास को प्रोत्साहित किया। कला एवं संस्कृति के विकास में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। मंदिर स्थापत्य, चित्रकला का विकास, विद्वानों को संरक्षण देने से सांस्कृतिक प्रगति हुई। आरंभ में क्षेत्रीय सुरक्षा एवं सैन्य सेवा के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण हुआ। न्यायांकर व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष: न्यायांकर व्यवस्था विघटनकारी तत्वों से युक्त थी। कमजोर शासकों के समय वित्तीय साधनों तथा सैनिक शक्ति से युक्त नायकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। क्षेत्रीय विस्तार के लिए वे आपस में युद्ध करने लगे। न्यायांकर व्यवस्था में सामंती व्यवस्था के सारे दुर्गुण प्रविष्ट हो गए। फलतः यह व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के पतन में सहायक बनी। स्थानीय सभाओं की स्वायत्तता बाधित हुई। स्थानीय शासन एवं आयंगर व्यवस्था: विजयनगर में भी चोलकालीन स्थानीय संस्थाओं नाडु महासभा सभा ऊर मौजूद रही, परंतु उनकी विशिष्ट भूमिका नहीं रही। विजयनगर शासकों ने आयंगर व्यवस्था द्वारा स्थानीय शासन व्यवस्था संचालित की। इस आयंगर व्यवस्था द्वारा स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त हो गई। आयंगर व्यवस्था के तहत प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई मानकर उसका गठन किया गया। इस ग्रामीण शासन की इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। ये राजकीय अधिकारी होते थे और इनके समूह को आयंगर कहा जाता था। इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। इन आयंगरों के पद आनुवंशिक होते थे। ये अपने पदों को बेच या गिरवी भी रख सकते थे। इन्हें वेतन के बदले लगान एवं कर मुक्त भूमि मान्यम या मान्य प्रदान की जाती थी। अपने अधिकार क्षेत्र में इन अधिकारियों का प्रमुख कार्य शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना था। इनकी अनुमति के बिना न तो संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता था और न ही दान दिया जा सकता था। भूमि की खरीद बिक्री भी इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से होती थी। राजस्व प्रशासन: विजयनगर काल में राजस्व विभाग को अथवन कहा जाता था। राज्य की आय के अनेक स्रोत थे: भूमि कर, संपत्ति कर, उद्योगों पर कर, व्यावसायिक कर, जुर्माना आदि। किंतु राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। खेत के स्वरूप सिंचित, असिंचित तथा फसलों के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। यह सामान्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। भिन्न भिन्न भूमि पर भू राजस्व की दर अलग अलग होती थी। ब्राह्मणों के अधिकार वाली भूमि से उपज का 1/20वां भाग तथा मंदिरों से 1/30वां भाग लगान के रूप में लिया जाता था। समकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिससे व्यावसायिक कर, कॉमर्शियल टैक्स नहीं देना पड़ता हो। बढ़ई, धोबी, नाई सभी कर देते थे। सामाजिक एवं सामुदायिक करों में विवाह कर महत्वपूर्ण था। यह कर वर और कन्या दोनों पक्षों से वसूल किया जाता था। विधवा विवाह कर मुक्त था। इसके माध्यम से विजयनगर शासक विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता प्रदान करने तथा विधवाओं की दशा में सुधार लाने की चेष्टा करते थे। विजयनगर शासकों पर यह आरोप लगाया जाता है कि इन विभिन्न करों के द्वारा प्रजा पर अत्यधिक बोझ डाल दिया गया था, किंतु इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि साम्राज्य के सभी वर्गों में आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई थी, अतः राज्य द्वारा इस समृद्धि का कुछ अंश लेना स्वाभाविक था। फिर इस काल में करों की संख्या भले ही अधिक रही हो, पर करों
की दरें अधिक नहीं थीं। शासक आपात स्थिति में करों को माफ भी कर देते थे। न्याय प्रशासन, राजा स्वयं प्रशासन में रुचि रखता था। वह न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी था। न्याय हिंदू विधान के अनुसार होता था तथा धर्मशास्त्र और स्मृतियां न्याय के प्रमुख स्रोत थे। प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय मौजूद थे। दंड विधान अत्यंत कठोर था। मृत्यु दंड और अंग भंग की सजा दी जाती थी। सैन्य एवं पुलिस व्यवस्था, विजयनगर की सेना विशाल और सुदृढ़ थी। सैन्य विभाग कंदाचार या खंडाचार कहलाता था। सेना में पैदल, घुड़सवार, तोपखाने की टुकड़ियां तथा हस्ती सेना होती थी। सैन्य व्यवस्था में ब्राह्मणों की विशेष भूमिका थी। सेना का प्रधान दंडनायक कहलाता था। सेना में मुस्लिम धनुर्धरों को भी भर्ती किया गया। विजयनगर शासन में शांति एवं सुरक्षा के लिए पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस व्यवस्था को चलाने के लिए और सुस्वतंत्रम नामक कर लोगों से वसूला जाता था। राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष, विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से चोलकालीन राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को मजबूती मिली। राजनीतिक एकीकरण ने आर्थिक समृद्धि का आधार तैयार किया, जिसकी अभिव्यक्ति कला संस्कृति के क्षेत्रों में होती है। राजनीतिक उच्चादर्श की स्थापना हुई। मध्यकाल में राजा के हित को प्रजा के हित से जोड़ना एक महत्वपूर्ण बात थी। हिंदू शासकों के होते हुए भी प्रशासन में गैर हिंदुओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रशासन के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की ओर संकेत करता है। प्रशासन में स्त्रियों की भी भागीदारी थी, अतः लिंग भेद नहीं मिलता है। नकारात्मक पक्ष, न्यायाधिकार व्यवस्था के रूप में सामंती तत्वों की प्रधानता रही। फलतः राज्य के पतन में न्यायाधिकार व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संरक्षकों की प्रभुत्वशाली भूमिका से राज्य कमजोर हुआ। इन संरक्षकों ने स्वार्थ से प्रेरित होकर राज्य की नीति को गलत दिशा में मोड़ा। फलतः समकालीन अन्य शक्तियों से संबंध तनावपूर्ण हुए और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। 1565 ईस्वी के तालीकोटा के युद्ध के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की विशिष्टता की स्थिति समाप्त हो गई। प्रशासन में सैनिक राज्य के तत्व शामिल थे, अतः अनावश्यक युद्धों से जूझना पड़ा। फलतः राज्य की जीवन शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।